नमस्कार, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कुलदीप शर्मा। 8 नवंबर की वो रात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर देश में नोटबंदी लागू करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा था और जनता को यह भरोसा दिलाया था कि 50 दिन में नोटबंदी से पैदा हुई तमाम दिक्कतें दूर कर ली जाएगी। नोटबंदी को बीते हुए अब 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी देश की जनता सुबह से ही कैश के लिए बैंक और एटीएम की लाइन में लगनी शुरू हो जाती है। देश की जनता अब सवाल पूछने लगी है कि आखिर ये लाइन कब खत्म होगी। शायद जनता को भी नहीं पता और शायद हमारे देश की सरकार को भी नहीं। सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो ये बता सके कि इस मुश्किल वक्त के बाद कब अच्छे दिन की शुरुआत होगी। नोटबंदी से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, जो जेएनयू में जिन्होंने लंबे वक्त तक पढ़ाया है। उनसे बातचीत करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन 1 महीना हो गया है नोटबंदी को। ऐसे में क्या माना जाए कि कितना काला धन वापस आ गया है और कितना काला धन आने की उम्मीद है? ये सबसे मूल सवाल है, क्योंकि इस फैसले के मूल में यही छुपा हुआ था कि जो काला धन है वो बाहर आ जाएगा। देखिए, पहले समझने की ज़रूरत है कि काले धन की अर्थव्यवस्था क्या है, काला धन क्या है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था ये होती है कि आप आमदनी कमाते हैं, आमदनी से फिर आप बचत करते हैं। अब बचत को आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी संपत्ति बनती है, जो धन कहलाता है। तो उस धन का महज 1% कैश में होता है। तो आज जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो 93 लाख करोड़ रुपए करीब है। तो जो आपने उसमें से धन एकत्रित किया है पिछले 20 साल 30 साल में, वो कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर मान लिया जाए कि 300 लाख करोड़ रुपए करीब काला धन एकत्रित होगा देश में, तो उसका 1% यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपया होगा, जो कैश के फॉर्म में होगा, जो नोट के फॉर्म में होगा। तो अगर ये माना जाए कि 3 लाख करोड़ रुपए करीब है, तो अगर ये 3 लाख करोड़ रुपया जो सरकार सोच रही थी कि ऐसा होगा कि ये वापस बैंक में नहीं आएगा, पर अभी लग रहा है जैसे कि हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उन्होंने कहा कि करीब करीब पूरा ही पैसा वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो नोट सफ़ेद धन के हिस्से हैं और जो नोट काले धन के हिस्से हैं, दोनों ही करीब करीब वापस आ रहे हैं। तो इससे तो लग रहा है कि हमें काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई इसका खास असर पड़ नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये तो हुआ कैश की बात, पर जो आमदनी कमाई जाती है, काली कमाई होती है, वो तो बहुत तरीके से कमाई जाती है। कि जैसे कोई नार्कोटिक ड्रग डीलर है, कोई गलत दवाएं बनाता है, कोई खाने में मिलावट करता है, कोई ट्रेड में अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करता है, कोई बिजनेस में अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करता है। ये तो सारे जरिए चलते ही रहेंगे। तो अगर आपने एक बार काला धन कुछ निकाल भी लिया तो काले धन की कमाई तो चलती रहेगी और उससे फिर दोबारा धन एकत्रित हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि ऐसे कदम उठाएं जिससे कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़े, ना कि सिर्फ उसके कैश के कंपोनेंट पे। सर, अभी तक तो लग रहा है कि काला धन आने वाला नहीं है। हाँ। तो सवाल पैदा होता है कि सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि इतना काला धन आ जाएगा, तो आखिर वो काला धन फिर गया कहाँ? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो धन है ना, धन तो तरह तरह से, जैसे कि आप जो वाइट इकॉनमी होती है उसमें भी आप धन एकत्रित करते हैं, तो उसी तरह जो ब्लैक इकॉनमी होती है उसमें भी धन एकत्रित होता है। वो आपके अंडर इन्वॉइस्ड इन्वेंट्री में हो सकता है, वो आपके विदेशों में हो सकता है, वो आपने सोने चांदी में रखा हो सकता है, वो आपने संपत्ति में और तरह से रखा हो सकता है। और जो कैश है वो सिर्फ 1% है, उससे भी कम होता है। तो इसलिए जो तरह तरह से जो धन एकत्रित किया हुआ है वो धन तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। और अगर बाई चांस हम मान भी लें कि ये जो मतलब जो 15.44 लाख करोड़ रुपए में से 2-3 लाख करोड़ रुपए जो काला कैश होगा या जो ब्लैक का कैश होगा, वो भी अगर वापस आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए सरकार की जो नीति थी वो एक तरह से सही नीति नहीं थी, जिससे कि हम काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर डाल पाते और उससे मतलब उसमें कुछ कमी ला पाते। मेरा मानना था कि कुछ और कदम उठाने चाहिए थे जिससे कि ये हो सकता था। ये जो मूव था जो नोटबंदी का, इससे ये काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश नहीं लगेगा, न काले धन पे और न काले धन की अर्थव्यवस्था पे। नोटबंदी से पहले देश की अर्थव्यवस्था फर्राटा भर रही थी। प्रोडक्शन जो था वो अच्छी उम्मीदों के मुताबिक हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है नोटबंदी का।
ऐसे में कब तक उम्मीद कर ले कि चीज़ें पटरी पर आ पाएगी, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी? देखिए, ऐसा है कि इसको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ पिछले 1 महीने से कि अगर किसी के शरीर से हम 85% खून निकालें और धीरे धीरे 5-5% करके डालें तो वो तो व्यक्ति धराशायी हो जाएगा। उसी तरह जो कैश होता है अर्थव्यवस्था में, वो एक संचार का माध्यम होता है। उसके ज़रिए आप आमदनी कमाते हैं, उसके ज़रिए आप ट्रेड करते हैं, उसके ज़रिए आप प्रोडक्शन करते हैं। और जैसे ही कैश आपने 85% खींच लिया और उसकी कमी हुई, तुरंत उसका असर हमारे ट्रेड पे, हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे एग्रीकल्चर पे और जितनी भी एक्टिविटी थी उस पे, और जो हमारा कंजम्पशन है जो आम आदमी का, उस पे सब तरह से चौतरफा मार है इसकी। और आप देखें तो हमारा असंगठित क्षेत्र जो है, जहाँ पे कि 94% रोज़गार मिलता है, उस पे तो सबसे ज़्यादा बुरा असर है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे उद्योग होते हैं और वो चेक से और बैंक से और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से काम नहीं करते हैं, वो कैश के आधार पे काम करते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी मार पड़ी है कि वहाँ पे जगह जगह आपके जो काम हैं वो रुक गए हैं। और इसीलिए खबर आ रही है कि जैसे ब्रास इंडस्ट्री मुरादाबाद की, या होजियरी इंडस्ट्री लुधियाना की, या समझे कि जो प्लांटेशन इंडस्ट्री यहाँ पे केरला में, टी इंडस्ट्री बंगाल और असम में, इन सब पे जगह जगह असर हुआ है। और आपके जो होलसेल डीलर हैं वो बोल रहे हैं कि उनका जो काम है वो 30% रह गया है। ट्रकर्स बोल रहे हैं कि हमारा काम 50% रह गया है। और जो चुंगी होती है, जहाँ पे जो ट्रक पास करते हैं तो अपना वो टैक्स देते हैं, वहाँ पे भी बता रहे हैं कि जब वहाँ पे 30 से 40% की गिरावट हो गई है। मार्केट आप जाएं तो मार्केट में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि डिमांड नहीं है। तो जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है ही, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जो संगठित क्षेत्र भी है, जहाँ पे कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी जो कैश की शॉर्टेज है उसके चलते हुए क्या हुआ है कि जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है वो पोस्टपोन हो गया है। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर का मतलब है कि मैं आज वो ज़रूरत नहीं समझता कि आधी वो चीज़ खरीदूं। तो अगर मुझे एक कमीज़ खरीदनी है तो मैं सोचता हूँ कि अभी जो कैश की किल्लत है तो मैं चलो 2 महीने 3 महीने बाद खरीद लूँगा। मुझे अगर स्कूटर खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि आज जब परिवार के लिए जब कैश बचा के रखना ज़रूरी है तो मैं 2-3 महीने 4 महीने बाद खरीद लूँगा। तो इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, नॉन ड्यूरेबल्स हैं, FMCG है, इन सब पे असर पड़ा है। और उसके चलते हुए जो हमारा संगठित क्षेत्र है, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। और इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब वो छुट्टी के समय आ रहा है तो उन्होंने कहा हम छुट्टी जो थोड़ी लंबी कर देंगे क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है। इस तरह FMCG में है कि वहाँ पे भी इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है। उधर गेल का भी खबर आई थी कि वो गोडाउन ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका जो उत्पादन है वो जो कलेक्ट हो रहा है वो बिक नहीं रहा है। तो जगह जगह आप अगर देखें तो अखबारों में जो खबर आ रही हैं तो जगह जगह प्रोडक्शन पे असर है, कंजम्पशन पे असर है, और उसके चलते हुए जो आमदनी जो लोग कमाते हैं उस पे असर है, और डिस्ट्रीब्यूशन पे असर है। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था लगता है इस समय बढ़ने की जगह अब गिर रही है। उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो जो पॉजिटिव थी 7% जैसे आपने कहा फर्राटे से बढ़ रही है, अब वो लगता है नेगेटिव ग्रोथ पे आ गई है। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि कैश की कमी है। तो जब तक कैश की कमी ठीक से ख़त्म नहीं होती है तब तक ये समस्या चलती रहेगी। तो अब सवाल उठता है कि ये कैश की समस्या कितने दिन चल सकती है। तो मेरा मानना है कि 15 साल में जो आपने करेंसी प्रिंट की थी वो आप 50 दिन में तो प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कागज़ चाहिए, उसके लिए इंक चाहिए, और कोई भी इंडस्ट्री इस हिसाब से नहीं चलती है कि उसको प्रोड्यूस करना है एक और वो 15 का जो स्टॉक रख लेगी। तो अभी खबर आई कि पेपर की कमी है, पेपर को भी टेंडर किया जा रहा है विदेश से, और इंक का टेंडर है वो भी 15 दिन पहले ही फ्लोट किया गया कि जिससे कि इंक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि अगर ये हमारे जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो 3 शिफ्ट भी काम करें तो फिर भी वो पेपर की शॉर्टेज और इंक की शॉर्टेज की वजह से वो इतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि इस समय होर्डिंग चल रही है। जो छोटी करेंसी है उसको लोगों ने दबा लिया है क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, और जो बड़े नोट हैं 2000 रुपये के वो ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनकी पहले की काली कमाई थी उन्होंने अपने नोट बदल लिए हैं बैंकर्स से मिलके, तो जो उनके पहले 1000-500 के नोट रहे थे वो 2000 के नोट में अब रख रहे हैं। तो ये नोट भी बैंक में वापस नहीं आ रहे हैं। इसके चलते हुए बैंकों में जो पैसे की शॉर्टेज है, पब्लिक में बैंकों जो पैसे की शॉर्टेज है। तो ये जो होर्डिंग हो रही है
इसके चलते हुए सरकार को और भी ज़्यादा प्रिंट करना पड़ेगा। सिर्फ 15.44 लाख करोड़ नहीं प्रिंट करना है, उनको कम से कम 50% और प्रिंट करना पड़ेगा, जिससे कि जो किल्लत की जो समय है वो ख़त्म हो। जब तक ये मेंटालिटी रहेगी कि ये इकॉनमी में शॉर्टेज है तो लोग नोट्स को सर्कुलेट नहीं करेंगे, और सर्कुलेट नहीं करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो सरकार को और रिजर्व बैंक को ज़्यादा प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये किल्लत हो सकता है 8-10 महीने 12 महीने तक चले। सवाल तो जायज़ है, कई सारे उठ रहे हैं। तमाम जो सेक्टर है, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर अछूता हो जिस पर नोटबंदी का असर ना पड़ा हो। हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं जगह तो 50% तक गिरावट है, कारोबार है उसमें गिरावट आई है। कहीं कहीं 70% भी लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे काम में। चलिए वो एग्जैजरेशन भी हो सकता है 30% गिरावट हो, 30% भी बहुत बड़ी गिरावट होती है। लेकिन जितना 70% जो बताया जा रहा है, तो एक तरीके से वो महामंदी की स्थिति हो सकती है। तो कितना वक्त इन सारी चीज़ों में लग सकता है, और क्या इस महामंदी से देश की अर्थव्यवस्था को निकालना बाहर संभव है? देखिए, अगर तुरंत ये जो नोट की शॉर्टेज और कैश की शॉर्टेज खत्म हो जाती तो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, पर अगर ये स्थिति और चलती रही तो इसमें क्या होगा कि ये इरिवर्सिबल हो जाएगी। क्योंकि एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगारी इसके चलते हुए, खासकर गरीबों की, वो गांव चले जा रहे हैं, फिर वो उपलब्ध नहीं होंगे, वो कब वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ क्या होगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री की, वो हिट हो रही है, और एक महीने से तो हिट हो ही रही है। अभी अगर और 15-20 दिन चली तो उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएंगे हमारे जो बैंकों में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बढ़ने से बैंकों में परेशानी आ जाएगी। बैंकों में वैसे ही बहुत परेशानी है, क्योंकि आप देखिए कि इस समय जो बैंक के जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सिर्फ इसी में बिजी हैं कि नोटों को कैसे सर्कुलेट किया जाए। उनके पास समय नहीं है कि वो लोन की तरफ ध्यान दें या बाकी और जो नॉर्मल बैंकिंग का प्रोसीजर है उसकी तरफ ध्यान दें। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो बिना लोन के काम नहीं चलता है। अगर वो सब काम रुक गया बैंकों का और बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गए तो बैंकों में परेशानी आ जाएगी। तीसरी बात यह है कि जब प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री की वो कम हो जाती है। ऑलरेडी नवंबर के पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री की 75 पे चल रही थी। अगर वो इधर जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है वो गिर के शायद 50% पे रह गई हो। अगर वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के करीब आ गई होगी तो उसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट होना अब रुक गया होगा, क्योंकि लोग जब कैपेसिटी इतनी अंडर यूटिलाइज है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही रुकेगा तो वो इकॉनमी को रिसेशन की तरफ ले जाएगा, और उसका जो असर 1-2-3 साल तक चल सकता है। सर, दूसरा, अभी तो अच्छे दिन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, बैंकों की लाइन में जा रहा है, अपना वक्त जो है उसको जाया कर रहा है। दूसरा, जो उसकी काम करने की क्षमता है उसको वो बैंक की लाइन में लगकर खर्च कर रहा है। आगे देश के अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं इस नोटबंदी से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि जो नोटों की शॉर्टेज है वो कम से कम और नहीं तो 8-10-12 महीने चलेगी, मतलब पूर्ति होती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन एक क्योंकि साइकोलॉजी हो गई है कि इस समय शॉर्टेज है तो लोग नोट को दबा के बैठ जाएंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे। और क्योंकि जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है, अब लोगों के पास हाथ में पैसा कम रहेगा तो खर्च कम करेंगे। तो ये सब के चलते हुए जो अर्थव्यवस्था है वो आगे आने वाले दिनों में और मुश्किल में आ जाएगी, और जैसे से वो मुश्किल में आएगी और रिसेशन अगर आ गया तो उसका असर कम से कम 2-3 साल तक चल सकता है। दिख रहा है 2-3 साल बाद अच्छे दिन अर्थव्यवस्था के? नहीं, देखिए, अच्छे दिन तो कह नहीं सकते। अगर अर्थव्यवस्था वहाँ पे रिकवर करे जहाँ पे आज है तो हम उसको नहीं कह सकते कि अच्छे दिन आ गए, उसको तो यही कहेंगे कि नॉर्मल दिन आ गए, है ना। जो नॉर्मल चल रहा था वही नॉर्मल दोबारा एक बार रेस्टोर हो सकता है। पर सवाल ये है कि जितनी परेशानी आएगी इधर 1-2-3 साल तक, तो उसमें जब उसमें बदलाव आएगा तो ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छे दिन होंगे या सिर्फ नॉर्मल होंगे। अब देखिए, मतलब अगर आप देखें ग्रीस की अर्थव्यवस्था है वो कितनी परेशानी में चली गई थी, और वो परेशानी चल रही है, तो उससे उभरना भी बहुत मुश्किल होता है। एक बार रिसेशन आ जाए अर्थव्यवस्था में तो जैसे दुनिया में जब 2007-8 का जो रिसेशन आया, हाँ, तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा था, तो सरकारों ने मिलकर उसको कंट्रोल किया। लेकिन आज भी यूरोजोन की जो है अर्थव्यवस्था वो परेशानी में है। तो इटली में भी अभी देखिए, आपने देखा परेशानी है, स्पेन में भी है, आपका जो ग्रीस में भी है, उधर चीन स्लो डाउन कर रहा है, जापान में भी परेशानी है। तो आप ये देखिए कि जो रिसेशन अगर एक बार आ जाता है तो उसका असर 8-10 साल तक भी चल सकता है। सर, नोटबंदी लोगों का रोजगार भी छीन रही है, जबरदस्त असर पड़ा है। छटनी की खबरें तमाम आ रही है कि यूनिट बंद हो गई तो स्टाफ आधा करना पड़ गया, लोगों को निकालना पड़ा, चाहे बेशक उन्होंने कुछ
महीनों के लिए उनको निकाला हो, लेकिन आखिरकार लोगों का रोजगार तो छीन ही गया है। जी हाँ। कितना बड़ा खतरा है ये नोटबंदी रोजगार के लिए? रोजगार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है वो तो कैश के आधार पर ही चलता है, और असंगठित क्षेत्र में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है रोजगार की, तो वहाँ तो तुरंत निकाला जाता है, तुरंत उसको जो है छटनी कर दी जाती है। और जब ये समस्या होगी तो इससे बेरोजगारी की समस्या तो शहरों में होगी, इसका गांव पे असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से शहर में पलायन करके आते हैं और यहाँ से फिर वो पैसा कमा के गांव में भेजते हैं। तो अब वो जो पैसा भेजते थे वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन अब वो जब वापस गांव में जाएंगे तो वहाँ पे क्राइसिस डबल हो जाएगा, क्योंकि जो परिवार जो उनकी जो आमदनी पे निर्भर कर रहा था उनके पास वैसे ही खाने पीने का कम था, अब लोग और आ जाएंगे तो और भी खाने पीने का कम हो जाएगा। क्योंकि कृषि में भी जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे भी बुआई पे असर पड़ा है, पानी के सिंचाई पे असर पड़ा है, जो उनके कीटनाशक वगैरह है उसके ऊपर असर पड़ा है, तो वहाँ पे भी काम कम हो गया है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ काम छोड़ के जाएंगे तो वहाँ काम मिल जाएगा लोगों को, वहाँ पे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो यानी कि बेरोजगारी की समस्या जो है गांव की भी बढ़ेगी, शहरों की भी बढ़ेगी, और गरीब आदमी जो है उसमें पिसेगा। सर, अब तो आरबीआई ने भी कह दिया है, देश के सबसे बड़े बैंक ने, कि जो विकास दर है उसमें गिरावट आने का अनुमान है। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि कितनी गिरावट आ सकती है विकास दर में इस नोटबंदी की वजह से? देखिए, जो हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक है, उसने तो कहा कि 0.5% की गिरावट, पर लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पहले हो चुका था नवंबर से पहले उसकी वजह से, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अब नई स्थिति आई है वो बड़ी अनसर्टेन है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आगे होगा क्या। तो रिजर्व बैंक ने बड़ी कॉशियसली बात करी है, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक कह देता है कि 5% या 10% की गिरावट आएगी तो एकदम से तहलका मच जाएगा सारी अर्थव्यवस्था में। इसलिए रिजर्व बैंक ये नहीं कह सकता, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो ये नहीं कह सकते कि असली में गिरावट कितनी है। पर जैसे कि आपने भी खुद कहा कि बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो कह रहे हैं कि 70% डिमांड कम हो गई है, हमारा प्रोडक्शन 70% कम हो गया है, होल सेल डीलर्स बोल रहे हैं कि 70% रह गया है, हमारा 30% रह गया है, 70% की गिरावट आ गई है। अगर ये मान भी लिया जाए कि इसमें एग्जैजरेशन है और ये भी कहा जाए कि सिर्फ 30% की गिरावट है, तो 30% की भी गिरावट बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ के उसमें चली गई है, यानी कि रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है अर्थव्यवस्था में। और इसके पीछे अगर आप देखें तो अक्सर होता यही है, जैसे 2007-8 के क्राइसिस में IMF और बड़ी बड़ी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि जो रिसेशन में अर्थव्यवस्था जा रही है। जब वो लहमा ब्रदर्स का वो हुआ था उस समय तक वो कह रहे थे सितंबर 2008 तक कि अभी भी 1% की ग्रोथ होगी, जबकि ऑलरेडी -2% की जब वो गिरावट आ रही थी उस समय। तो यानी कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, सरकारें होती हैं, वो मानने को तैयार नहीं होती हैं। तो इसीलिए उस समय कहा गया कि दे आर ऑल बिहाइंड द कर्व, जो गिरावट है वो ऐसे जा रही है और वो 6 महीने पीछे की जो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसी तरह अभी भी चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे कुछ और एनालिस्ट हो, वो कह रहे हैं गिरावट शायद 2 या 3% के करीब हो, लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है गिरावट कहीं ज़्यादा है 2-3% से। तो सर, अब सरकार नोटबंदी पर पहले सरकार ने बात की कि इससे काला धन वापस आएगा, करप्शन पे लगाम लगेगी, आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। अब सरकार बात कर रही है कैशलेस की, कि देश को कैशलेस बनाया जाएगा या पहले लेस कैश बनाया जाए। क्या भारत के पास संसाधन हैं इतने कि रातों रात देश को कैशलेस बना दिया जाए? और हम देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में भी कई सारे ऐसे पुराने बाज़ार है दिल्ली के, सालों पुराने, जहाँ पर अभी भी मोबाइल का नेटवर्क जो है वो नहीं आता। तो ऐसे में, और ये तो दिल्ली का हाल है, और जो हमारे गांव देहात के इलाके, वहाँ तो हम कनेक्टिविटी को देखते कि कितनी कोल्ड ड्रॉप की समस्या है। जी हाँ। वो अभी तक भी आ रही है। तो क्या कैशलेस का भविष्य इतना आसान लग रहा है? नहीं, जैसे आपने खुद ही कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कैशलेस तो हो ही नहीं सकते। और दुनिया में जो उन्नत देश भी हैं, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे भी अभी बहुत कैश चलता है। हालांकि वहाँ पे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जो 50 साल से चल रहे हैं, इंटरनेट वगैरह जो चल रहा है पिछले 20-25 साल से। दूसरा, इंटरनेट की उपलब्धता भी, जितने मैंने देखा कि जितने जो कैशलेस देश है वहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और उनको भी कैशलेस नहीं है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, पर वो कैशलेस फिर भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो कैश है वो फिर भी, क्योंकि तो प्रचलन होता है ना, आदमी की क्या आदत होती है, कब वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करेगा, कब मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा, कब वो जो है कैश इस्तेमाल करेगा, तो ये आदतें बदलने में समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में समय लगता है। तो मेरा मानना है कि जो डीमोनेटाइजेशन है, यानी नोटबंदी का जो मसला है, वो अपने आप में इतना पेचीदगा है कि वो सरकार को पहले उससे सुलझ ले,
उसके बाद लेस कैश वाली इकॉनमी के बारे में सोचे, क्योंकि लेस कैश वाली इकॉनमी को भी करने में बहुत समय लगेगा, बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, और फिर इसमें फ्रॉड बड़ा होता है, उसके लिए आपको जो पूरी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। फिर इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है, तो रेगुलेशन की ज़रूरत है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि अभी जैसे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने सारे वो हैकिंग हो गया, वहाँ पे कार्ड का डेटा बदलने पड़े उसको। हाँ, उनको बदलना पड़ा। फिर वहीं पे जब बांग्लादेश का जो रिजर्व बैंक है वहाँ पे हैकिंग हो गया, वहाँ से पैसा गायब हो गया। तो अभी ऐसा है कि मतलब इस सब को करना चाहिए कि हम लेस कैश इकॉनमी की तरफ जाएं, लेकिन वो लेस कैश इकॉनमी को हम अलग से डील कर सकते हैं, उसको नोटबंदी से ना जोड़ के देखें, क्योंकि अपने आप में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम मिला देंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेकिन मिला तो सरकार ने दिया है। नहीं, पर वो कर तो नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिससे नोटबंदी से काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं हो रहा है, तो हम कम से कम ये कहें कि इससे लेस कैश, और जितना हो रहा है कि पेटीएम का ये इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कर रहा है, लेकिन गरीब नहीं कर सकता, वो गाँव में नहीं हो सकता इतनी जल्दी से। हो सकता है आप एक दो मॉडल विलेज में कर लें, एक दो मॉडल टाउन में कर लें, पर लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ पे कि 6.5 लाख गांव हैं, जहाँ पे 8,000 शहर हैं, वहाँ पे आप एकदम से ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये ज़रा समय लगेगा। तो मेरा मानना है कि फोकस वहाँ नहीं करना चाहिए, वो जितना हो उतना करें, लेकिन फोकस होना चाहिए कि हम ये जो नोटबंदी से जो समस्याएं आ रही हैं उससे कैसे जूझें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो लेस कैश इकॉनमी होते हुए भी हमें परेशानी रहेगी। एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से आपसे जानना चाहूँगा, फैसला तो वैसे देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लिया गया है, तो मूल रूप से तो कहा जाएगा कि फैसला आर्थिक है। क्या आपको लगता है कि फैसला आर्थिक है या फिर राजनीतिक? देखिए, इसमें राजनीति का बहुत बड़ा एक हिस्सा जरूर रहा है, क्योंकि ये कहना कि काले धन की अर्थव्यवस्था को हम इससे डील करेंगे, वो तो साबित हो रहा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था इस तरह से नहीं हल होने वाली है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के जो सोच के पीछे ये हो सकता है कि अगर हम काले धन को किसी तरह से कंट्रोल करके और वो फिर गरीबों में बांट दें, तो हमारी एक रॉबिन हुड इमेज हो जाएगी कि हम जो गलत लोग हैं उनसे पैसा लेके सही लोगों को पैसा दे रहे हैं। और इस सरकार पे इल्ज़ाम बहुत लग रहा था कि सूट बूट की सरकार है, और कहा जा रहा था कि 15 लाख रुपए प्रति परिवार को 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा, बहुत ताने उस पर पड़ रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली एक था कि हम उन लोगों को ये बताएं कि हम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल मैसेज तो डेफिनेटली इसका था ही कि हम मतलब काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने, काबू करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सरकार और देश के प्रधानमंत्री जिस दिन नोटबंदी का पहला दिन हुआ उसी दिन से कह रहे हैं कि 50 दिनों में सब कुछ सामान्य कर लिया जाएगा, नॉर्मल कर लिया जाएगा, जितनी दिक्कतें नोटबंदी से आएगी सबको दूर कर लिया जाएगा। और अभी वही डेडलाइन है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई नई समय सीमा नहीं आई है 50 दिन के अलावा। आपको क्या लगता है कि 50 दिन में चीज़ें सामान्य हो पाएगी? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि 50 दिन में तो सामान्य नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जो करेंसी थी वो एक साथ खींच ली अर्थव्यवस्था से, और उसके चलते हुए सारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ये सब पे ज़बरदस्त असर हुआ है। तो मेरा मानना है कि 50 दिन तो बहुत कम है, जब तक कि नोट की कमी की पूर्ति कम से कम ऐसा ना हो कि करीब करीब पूरक हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि इस समय होर्डिंग चल रही है, जब तक ये दिमाग में रहेगा लोगों के कि अभी पता नहीं कब कैश उपलब्ध नहीं होगा, और देखा भी गया सरकार ने बार बार अपने जो रूल्स हैं वो बदल दिए कि आप इस तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इस तारीख तक कर सकते हैं, फिर और कम कर दिया। तो हर एक के दिमाग में रहेगा कि भाई छोटे नोटों को तो हाथ में रखो, और बड़ा जो 2000 का नोट है वो जो किसी तरह से सर्कुलेट हो जाए, वो सर्कुलेट आपस में ही हो रहा है, वो बैंकों में नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो नोटों की शॉर्टेज है उसकी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी 50 दिन में ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि 50 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधे नोट रिप्लेस हो पाएंगे, और जो बाकी आधे नोट हैं उसमें समय लग जाएगा 2-3-4 महीने कम से कम, और होर्डिंग के चलते हुए तो वो शायद 6-7 महीने और लग जाए। तो इसके मेरा मानना है कि ये समस्या काफ़ी लंबे अरसे की है, 50 दिन की नहीं है। तो बिल्कुल नोटबंदी को लेकर सरकार ने जो भी तैयारियां की थी उन तैयारियों की बात तो अब अलग है। अगर नोटबंदी के इस दौर में देखें तो सरकार के लिए कई सारी नई चुनौतियां इस नोटबंदी की वजह से पैदा हो गई है। ऐसे में 50 दिन की जो समय सीमा सरकार ने तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए रखी है वो इन चुनौतियों की वजह से और भी ज़्यादा छोटी हो गई है। बहरहाल 50 दिन पूरे होने में अभी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और 50 दिन पूरे होने के बाद ये तय हो पाएगा कि सरकार और प्रधानमंत्री ने देश की जनता को जो भरोसा दिलाया था
उस भरोसे पर देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कितना खरा उतर सके हैं। और अगर वो इस भरोसे पर नहीं खरा उतरे तो देश की जनता कई सारे सवाल देश की सरकार से पूछने के लिए तैयार है।